स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी की कहानी तृप्ति। मम्मी जी, आप तैयार नहीं हुई? क्या मतलब? अभी अभी तो कपड़े बदल कर बैठी हूँ और कैसे तैयार हुआ जाता है? मम्मी जी, हम लोग बबली की सगाई में जा रहे हैं। तो ये साड़ी पूरे 700 की है। इससे ज्यादा की उनकी औकात भी नहीं है, मम्मी जी ने तुनक कर कहा। फिर मेरा सिर से पांव तक मुआयना करते हुए बोली, हम दोनों के हिस्से का तो तुम ही ने पहन ओढ़ लिया है। शायद तुम्हें भी याद दिलाना होगा कि हम लोग सगाई में जा रहे हैं, शादी में नहीं। उनके व्यंग्य से मैं तिल मिला उठी। मन हुआ सब कुछ उतार कर रख दूं, पर तभी पापा जी कमरे से निकले। उन्होंने शायद मम्मी जी की बात सुन ली थी। बोले, रश्मि ने बिल्कुल ठीक किया है। पता तो चले किस घर की बहू है। और मेरे ख्याल से तुम भी साड़ी बदल लो तो ठीक रहेगा। हम लोग सगाई में जा रहे हैं, मातम पुरसी में नहीं। 700 की साड़ी है, 1000 की होगी, पर ऐसी साड़ी पहनकर कोई ब्याह शादी में नहीं जाता, भले ही वह मेरी गरीब बहन का घर क्यों न हो। तो क्या बनारसी पहन लूं? बेशक। मम्मी जी बुरा सा मुंह बनाकर वहां से उठ गई और कमरे में अंतर्ध्यान हो गई। बंद होते दरवाजे की आवाज से ही पता चलता था कि वे कितनी नाराज हैं। कमरा बंद होते ही पापा जी मेरी ओर मुखातिब हुए, बेटे, तुम्हारे पास ऐसी कोई साड़ी होगी जो तुम्हारी मम्मी ने न देखी हो? मैं सोच में पड़ गई। ऐसी साड़ी कहाँ से होगी पापा जी? माँ के यहाँ से जो मिलती है वे तो दिखानी होती हैं। इधर उधर से जो गिफ्ट में आती हैं वे भी उनकी नज़रों से गुजरती हैं। और आप लोग जो लाते हैं वे तो उन्हें याद रहती ही हैं। साड़ी किसके लिए चाहिए? बबली के लिए? हाँ, वहाँ तो पास पड़ोस की भाभियों में होड़ सी लगी हुई है, पर मैं सोचता हूँ पहला हक तो हमारा बनता है। पापा जी ठीक कह रहे थे। पास पड़ोस वालों से तो ज्यादा नजदीकी रिश्ता हमारा था। और साड़ियां भी मेरे पास बेशुमार थीं। पर अफसोस तो यह था कि एक भी साड़ी बबली को नहीं पहनाई जा सकती थी। मम्मी जी का कोई भरोसा नहीं था। वे सबके सामने ही पूछ बैठती। पापा जी ये खतरा लेना नहीं चाहते थे। दोनों माँ बेटे तैयार होकर साथ ही नीचे उतरे। ये 3 पीस सूट में थे और मानो परफ्यूम में नहाकर आए थे। मम्मी जी ने छूटते ही कहा, तुम दोनों को आज क्या हो गया है? इतना बन संवर कर क्यों जा रहे हो? कल को तुम्हारी बुआ जी सबसे कहती फिरेंगी कि अपनी अमीरी का रोब डालने आते हैं। कहने दो मम्मी, जिसके पास है वह तो पहनेगा और ठाठ से पहनेगा। मुझे इनकी यह गर्वोक्ति जरा अच्छी नहीं लगी। इस मामले में दोनों माँ बेटे समान हैं। शान बगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बस दोनों का ढंग अलग है। जिस वैभव पर ये लोग इतराते हैं वह तो पापा जी की अथक मेहनत का परिणाम है। एक तरह से उन्होंने शून्य से यह साम्राज्य निर्माण किया है। पर वे इन लोगों की तरह बड़बोले नहीं हैं। उनकी वृत्ति में एक ठहराव है, बातचीत में एक संयम है, आचार व्यवहार में सौम्यता है। इसीलिए मेरे लिए श्रद्धास्पद हैं। गाड़ी में बैठते हुए मम्मी जी ने फिर कहा, वहां जाकर हम्माली करनी पड़ेगी, सूट का सत्यानाश हो जाएगा। पापा जी बोले, तुम्हारे साहबजादे हम्माली करेंगे? हम दोनों के हिस्से की हम्माली मैं कर आया हूँ। अब तो स्वागत सत्कार ही करना है। उसके लिए यह ड्रेस ठीक है। थोड़ी देर शांति रही। फिर मम्मी जी ने पूछा, क्यों जी, लड़का क्या सचमुच इंजीनियर है? यह सवाल कितनी बार पूछोगी? पता नहीं क्यों मम्मी जी को यह बात हजम ही नहीं हो रही है। जब से बबली की शादी तय हुई है परेशान सी हैं। मम्मी, आजकल इंजीनियर बनना बहुत आसान हो गया है। गली गली कॉलेज खुल गए हैं। लोग सोचते हैं बड़ा तीर मार लिया, पर जब डिग्री लेकर सड़क पर आते हैं
तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। बरखुरदार लड़का एमपीईबी में असिस्टेंट इंजीनियर है, सरकारी क्वार्टर है, गाड़ी है, अर्दली है। मैं खुद देख आया हूँ। इसीलिए तो मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा लड़का इन्होंने कैसे पटा लिया। इंजीनियर दूल्हे मुफ्त में तो मिलते नहीं। मुफ्त में क्यों मम्मी, अपना इतना बड़ा एटीएम जो है। पल भर को तो मम्मी जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बात समझ में आते ही वे चिहुक पड़ी। मामा जी, बताइए तो, कितने ढीले किए। अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं मांगा, पर जरूरत पड़ी तो मांग भी सकते हैं, और मैं दे भी सकता हूँ। आखिर मेरी इकलौती बहन की इकलौती लड़की की शादी है। पापा जी की यही बात मुझे अच्छी लगती है। सामने वाला बहुत बोलने लगे तो दो टूक बात कहकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। बुआ जी की गली में प्रवेश करते ही सजीला शामियाना नजर आ गया। धीमे धीमे शहनाई भी बज रही थी। माँ बेटे ने एक साथ कहा, अरे वाह, शामियाना भी लगवाया है। पापा जी कुछ नहीं बोले, पर मम्मी जी के मन में एक बार कोई बात खटकने लगे तो बाहर निकाल कर ही दम लेती हैं। बुआ जी के बेटा बहू दरवाजे पर अगवानी के लिए खड़े थे। जैसे ही उन दोनों ने पैर छुए, मम्मी जी बोली, अरे वाह, तुम लोगों ने तो शादी की सी रौनक कर दी है। शामियाना वगैरह तान लिया है। घर बहुत छोटा है न मामी जी, बड़ी भाभी ने विनम्रता से कहा। तभी मम्मी जी की नजर भाभी के जड़ाऊ गुलू बंद पर पड़ी। छूकर बोली, बड़ा सुंदर है, कब बनवाया। भाभी इस प्रश्न का उत्तर टाल गई और दूसरे मेहमानों के स्वागत के लिए चली गई। पर चुप रहना तो मम्मी जी की फितरत में ही नहीं था। उपस्थित आमंत्रितों को सुनाते हुए बोली, आजकल कैसी कैसी चीजें चली हैं, असली को भी मात करती हैं। एक हम बेवकूफ हैं जो पैसा फूंकते हैं और जोखिम भी पालते हैं, लॉकर्स का किराया भरते हैं, सो अलग। इससे तो यही अच्छा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। शर्म से मेरा मुंह लाल हो गया। उन्हें रोकना तो मेरे बस में नहीं था, इसलिए चुपचाप वहां से खिसक ली। बबली की खोज में मैंने पूरा घर छान मारा, वह तो नहीं मिली, पर बुआ जी नजर आ गई। बहुओं ने उन्हें नई नकोर साड़ी पहना दी थी, पर उनके सीधे सरल व्यक्तित्व से वह जरा भी मेल नहीं खा रही थी। मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीषों की बौछार करते हुए मुझे अंक में भर लिया। हमारी ननद रानी को कहाँ छुपा कर रख दिया है आपने, पूरे घर में देख आई, नजर ही नहीं आई। पार्लर गई है, बुआ जी ने पा को खूब लंबा खींचते हुए कहा। आजकल तो हर कोई पार्लर जाने लगा है। मम्मी जी के सिवा ऐसी बात कौन कह सकता था। वे कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी, पता ही नहीं चला। मेरा तो खून खौल गया। किसी तरह अपने को जब्त कर मैंने कहा, और दिन न सही, पर ऐसे मौकों पर तो लड़कियां पार्लर जाती ही हैं मम्मी जी। जाती होंगी, पर हमारी जीजी के यहाँ तो ये चौंचले नहीं थे। चाहो तो पूछ लो। अब क्या करें, ननद भौजाई दोनों जिदिया गई, तो हमने कहा कि जाने दो, दुनिया जा रही है। अच्छा, तो छोटी भी गई है, तभी नजर नहीं आई। तभी वे मुझे नजर आ गई। वे भी और बबली भी, छोटे भैया के साथ तीनों पापा जी की एस्टीम से उतर रहे थे। पापा जी शायद सुबह गाड़ी और ड्राइवर यहीं छोड़ गए थे। मम्मी जी ने इस बात को नोट नहीं किया। इसी पर आश्चर्य हुआ। मम्मी जी ने छोटी भाभी को आते ही धर लिया। अरे वाह, छोटी बहू, यहाँ मेहमान बैठे हैं और तुम बाहर मस्ती मार रही हो। छोटी भाभी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। क्या करें मामी जी, कभी कभी हमें भी सुंदर दिखने की इच्छा होती है। फिर मेहमानों के लिए यहाँ आप थी, अम्मा जी थी, बड़ी भाभी थी, हम भला कहाँ लगते हैं। और वह लाडो कहाँ है। लाडो सहेलियों से घिरी हुई लहंगा सूट लहराती चली आ रही थी। जिसका भी था, सूट बहुत जोरदार था।
मैं लपक कर उसके पास पहुंची। बबली जी, जरा कमरे में चलेंगी? आपकी चुनरी ठीक कर दूं। कमरे में आकर उसने भोलेपन से कहा, पार्लर वाली ने तो खूब अच्छे से पहनाई थी भाभी, शायद गाड़ी में चढ़ते उतरते फिसल गई होगी। चुनरी का कुछ नहीं बिगड़ा है ननद रानी। मैं तो आपको यह बताने के लिए भीतर लाई हूँ कि अगर हमारी सासू माँ सूट के बारे में कुछ पूछें तो बता देना कि शादी के लिए बनवाया है। पर यह तो सामने वाली वंदना भाभी का है, होगा, पर उसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजे पर थाप पड़ी। बड़ी भाभी थी। बोली, ननद भौजाई में क्या खुसर फुसर हो रही है? अब बाहर निकलो, वे लोग आ गए हैं। मैंने दरवाजा खोला। हठात नजर गई, भाभी का गला खाली था, केवल मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। मम्मी जी पर खूब गुस्सा आया। किसी का इतना सा सुख उनसे नहीं देखा जाता। भाभी जी, कौन कौन आया है? दूल्हे की माँ है, भैया भाभी हैं, बहन बहनोई है, मौसेरी बहन है, शायद लोकल हैं। दूल्हे राजा नहीं आए तो हमें कम से कम फोटो ही दिखा दीजिए। बड़ी भाभी ने अलमारी में से फोटो निकाल कर दी। चेहरा मोहरा ठीक था, पर उम्र जरा ज्यादा लग रही थी। मैंने मुंह बनाकर कहा, ठीक ठाक है, पर हमारी ननद रानी का मुकाबला नहीं है। रंग भी शायद 19 ही बैठेगा, 18 समझो, पर लड़कों का रंग रूप नहीं देखा जाता, उनके तो गुण देखे जाते हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम इसे लेकर जल्दी से आ जाओ। भाभी चली गई तो मैंने देखा बबली तन्मयता से फोटो निहार रही है। मैंने टहोका दिया तो भावुक होकर बोली, रंग रूप कैसा भी हो भाभी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग बिना दान दहेज की सिंपल शादी मांग रहे हैं। वाह रे सिंपल शादी, तुमने तो सगाई में ही ऐसी धूमधाम कर दी। वह तो भैया लोगों की जिद थी, बोले शादी तो जबलपुर में हो रही है, यहाँ कुछ तो हो। भगवान ऐसे सतयुगी भाई सबको दें। बबली के ससुराल वाले संपन्न तो थे ही, संभ्रांत भी थे। उनकी वेशभूषा और बोलचाल में आभिजात्य झलक रहा था। बबली के लिए जो साड़ी और सेट लाए थे, उसमें भी सुरुचि झलक रही थी। चाहकर भी मम्मी जी उनमें कोई नुक्स नहीं निकाल पाई, इसलिए लौटते समय पूरे रास्ते खाने की आलोचना करती रही। दही बड़े सख्त थे, मूंग की दाल में डालडा पड़ा था, पुलाव का चावल घटिया था, रायते का दही खट्टा था, पूड़ियाँ कड़ी थी। बार बार कह रही थी, पता नहीं कहाँ का कैटरर पकड़ लाए थे, खुद के पास अक्ल नहीं है तो किसी से सलाई ले लेते, पर उसमें उनकी शान जाती है न। पापा जी पूरे रास्ते चुप बने रहे, या तो वे बहुत थक गए थे, या पत्नी की बेतुकी बातों का जवाब देना उन्हें गवारा नहीं था। श्रवण कुमार ही बीच बीच में आग में घी दे रहे थे। 3-4 दिन बाद की बात है। मैं और पापा जी दोपहर की चाय पी रहे थे। ये धड़धड़ाते हुए घर में दाखिल हुए और आते ही पूछा, मम्मी कहाँ हैं? किट्टी में गई हैं। ओह शिट! ऐसी धमाकेदार खबर लाया था कि उनके स्वर से निराशा साफ झलक रही थी। इतना मायूस क्यों होते हो बरखुरदार? अगर हमारे लायक हो तो हमें ही सुना दो। आपको क्या सुनाएं पापा? आपके लिए वह खबर थोड़ी है, बल्कि आप तो उसके सूत्रधार हैं। मतलब? आपने तो हमें हवा भी न लगने दी कि श्रीमान इंजीनियर साहब, यानी कि बबली के दूल्हे राजा, डिवोर्सी हैं। आपने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, पर पिताश्री, ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। छिपाने का मेरा इरादा भी नहीं था बेटे। मैं तो बस यह चाहता था कि सगाई तक बात पर पर्दा पड़ा रहे। समारोह में 4 लोग इकट्ठे होते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं, फिर माहौल और मन खराब हो जाता है। कम से कम आप घर में तो बता सकते थे। इन्होंने रूठने के से अंदाज में कहा। अब पापा जी क्या बताते
कि सबसे ज़्यादा खतरा तो उन्हें घर ही से था। मम्मी जी को पता होता तो भरे मंडप में उद्घोषणा कर देती। ये आंधी की तरह आए थे, उसी तरह लौट गए। घर में एक सन्नाटा सा खिंच गया। बड़ी देर बाद मैंने कहा, पापा जी, ये रिश्ता तो आप लाए थे न? बबली के लिए आप ऐसा रिश्ता लाएंगे? वे कुछ क्षण मुझे देखते रहे, फिर बोले, रिश्ता तो बबली खुद लाई थी। मैंने तो बस औपचारिकताएं पूरी की थी। मैं समझी नहीं। लड़के की मौसेरी बहन बबली की कुलीग है, उसी ने बात चलाई थी। फिर बबली यह प्रस्ताव लेकर मेरे पास आई कि मामा, किसी तरह मेरा यह काम कर दो, तुम्हारा एहसान मानूंगी। फिर करना ही पड़ा। हालांकि इतना सरल नहीं था। भाई लोग तो फिर भी मान गए थे, पर जीजी को मनाने में मुझे पसीना छूट गया। ये कोई लव मैरिज तो थी नहीं, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? वह तुम नहीं समझोगी। एक तो बबली के पिता नहीं हैं, फिर भाई भी साधारण नौकरी वाले हैं, इस पर उनकी अपनी गृहस्थी भी है। वे लोग अपने को बेच भी देते तो ऐसा घर वर नहीं जुटा सकते थे। बबली बोली, पैसे पैसे को दांतों से पकड़कर तंग आ चुकी हूँ मामा, अब बाकी जिंदगी आराम से गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई मेरे लिए दान दहेज जुटाने के चक्कर में सारी जिंदगी कर्ज की किस्तें भरते रहें। यहाँ तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उसके लिए दान दहेज की व्यवस्था तो आप भी कर सकते थे पापा जी। अपनी शक्ति भर अब भी कर ही रहा हूँ। उस दिन की पार्टी क्या केशव माधव की बस की थी? पर देखो, कोई भी स्वाभिमानी लड़की इस एहसास के साथ जीना नहीं चाहती कि उसकी शादी दान खाते से हुई है। पर डिवोर्स वाली बात गले से उतरती नहीं। मैंने पूरी छानबीन कर ली है। लड़की का कहीं अफेयर था। माँ बाप राजी नहीं हुए, जबरन शादी करनी पड़ी। उसने पहले दिन ही पति को सब बता दिया। आपसी रजामंदी से साल भर में ही तलाक हो गया था। नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड। मैं मिल चुका हूँ, पर इस हादसे के बाद वह लड़का एकदम टूट ही गया था। इतने दिनों बाद जाकर दोबारा शादी के लिए राजी हो पाया है। वह तो कोर्ट मैरिज के लिए ही अड़ गया था, पर मैंने समझाया कि भाई तुम्हारी दूसरी शादी है तो क्या, बिटिया की तो पहली ही है, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। शायद इसीलिए इन लोगों ने सगाई इतनी धूमधाम से की थी। जो भी हो, सुनकर अच्छा नहीं लगा। बबली के लिए मन उदास हो गया। रात खाना लगा रही थी कि मम्मी जी हुलसते हुए किचन में दाखिल हुई। रश्मि, देख मैं कह रही थी ना, वही हुआ। मैं तो खुद हैरान थी कि इतने अच्छे लोग ऐसे वैसे घर की लड़की कैसे ले रहे हैं। तब जाकर भेद खुला। उनके चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। पिछले दिनों नजर आने वाला तनाव एकदम गायब हो गया था। आंखों में पुरानी चमक लौट आई थी, और वह चमक तृप्ति की थी। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी की कहानी तृप्ति। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी।